अल्बेर कामू फ्रेंच भाषा के महान लेखक थे। सिर्फ 44 की उम्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल गया था और 47 की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। उनका एक नावल है द स्ट्रेंजर। कुछ लोग इसे द आउटसाइडर के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन में ये किताब दो अलग अलग वक्तों पर, दो अलग अलग जगहों पर, दो अलग अलग टाइटल से छपी थी। इसीलिए आज तक इस किताब को लोग बाग दो नामों से जानते हैं, द स्ट्रेंजर या द आउटसाइडर। आज का लेक्चर इसी नावल पर है। लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस नावल से जुड़ी मेरी कुछ पर्सनल यादें भी हैं। इस नावल का हिंदी नाम है अजनबी। इसका हिंदी अनुवाद नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कथाकार राजेंद्र यादव ने किया था। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था, हिंदी में पढ़ा था, तब 18-19 साल की उम्र थी मेरी। यह पहली किताब थी जिसे मैंने चुरा के पढ़ा था, इसीलिए इसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इस किताब को चुराने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा वाक़या हुआ कि उसके बाद मैंने किताबें चुराना बंद कर दिया। मैंने उन खूबसूरत यादों को एक मेमोआ में लिखा है। इंग्लिश की एक लिटरेरी मैगज़ीन है ऑलमोस्ट आइलैंड, वो मेमोआ उसमें छपा था, ओरिजिनल हिंदी में भी और अनीता गोपालन द्वारा किए गए इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी। अगर आप वो मेमोआ, वो आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं हिंदी या अंग्रेज़ी में, तो मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। उस आर्टिकल को मैं वहीं शेयर करूंगा। मेरे व्हाट्सएप से कैसे जुड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है और पहले कमेंट में भी मैंने उसका लिंक लगा रखा है। आप उस पर क्लिक कीजिए और मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए। व्हाट्सएप पर, वहाँ पर आपको ऐसे कई आर्टिकल्स पढ़ने को मिलते रहेंगे मेरी तरफ से, बिल्कुल फ्री। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो YouTube पर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी मदद से नन्हा सा ये चैनल थोड़ा ग्रो कर जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं द स्ट्रेंजर की। नावल छोटा सा है लेकिन हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट नॉवेल्स में से एक है। सबसे पहले इसकी स्टोरी सुनते हैं, फिर इसके कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इस कहानी का मुख्य किरदार है मरसो। वो अल्जीरिया में रहता है, जो कि फ्रांस की कॉलोनी है। नावल की पहली लाइन है, आज मम्मा मर गईं। ये शायद कल मरी, पता नहीं। ओल्ड एज होम से टेलीग्राम आया है कि मां नहीं रही। फ्यूनरल कल होगा, तुम्हारा अपना डॉट डॉट डॉट। और इसका कोई मतलब नहीं, शायद कल ही मरी थी। कुछ ऐसे है इसकी पहली लाइन, और पहली लाइन से ही पूरी किताब का टोन सेट हो जाता है। मरसो की माँ का निधन हो गया है, लेकिन उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी माँ गांव में एक ओल्ड एज होम में रहती थी और मरसो शहर में। वह काम से छुट्टी लेता है टेलीग्राम मिलने के बाद और अपनी माँ का फ्यूनरल अटेंड करने के लिए गांव जाता है। उसकी चाल ढाल से, रंगो रुख से कहीं से नहीं लगता कि उसे माँ के न रहने का कोई दुख हुआ होगा। उसकी उदासीनता यानी उसका इनडिफरेंस देख के लोग हैरान रह जाते हैं। जब उसे पूछा जाता है कि क्या तुम्हें कॉफिन खोल कर दिखाया जाए, क्या तुम आखिरी बार अपनी माँ को देखना चाहते हो, तो वो साफ इनकार कर देता है। माँ को दफन करने से पहले उसे रात भर ताबूत के पास बैठना है। उस समय वो सिगरेट पीता रहता है और नॉर्मल कॉफ़ी पीता है, दूध वाली कॉफ़ी। वहाँ मातम के समय लोग काली कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन मरसो सफ़ेद कॉफ़ी पीता है। लोग इसे भी देख के हैरान होते हैं। माँ के फ्यूनरल के बाद वो शहर लौट आता है। वहाँ वो अपनी दोस्त मैरी से मिलता है। वे दोनों साथ में कॉमेडी फिल्म देखने जाते हैं।
घूमते हैं, मस्ती करते हैं और रात साथ बिताते हैं। और ये सब कुछ मरसो की माँ के निधन के ठीक अगले दिन हो रहा है। मैरी पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मरसो कहता है, इन बातों का कोई मतलब नहीं होता। लड़की पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मरसो कहता है, अगर तुम्हें करना है तो कर लूँगा। ऑफिस में बॉस मरसो से पूछता है, पेरिस में नई ब्रांच खुल रही है, वहाँ जाना चाहोगे? मरसो कहता है, आप भेजना चाहते हैं तो चला जाऊँगा। यहाँ कामू एक बात दिखा देते हैं, मरसो की अपनी कोई खुशी नहीं है, वो सामने वाले को खुश करना चाहता है। मरसो को शादी में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन शादी करने को तैयार है क्योंकि लड़की खुश हो जाएगी। उसको पेरिस जाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन वो चला जाएगा ताकि बॉस खुश हो सके। मरसो खुद को अच्छा इंसान मानता है। जो दूसरों को खुश रखना चाहे उसे अच्छा इंसान मानने से भला कौन इनकार करेगा भाई। पर एक पड़ोसी आता है, वो मरसो को बताता है कि लोग पीठ पीछे उसके बारे में बुरा बोलते हैं क्योंकि उसने अपनी माँ को ओल्ड एज होम में भेज दिया था। मरसो को अचंभा होता है, आखिर उसके बारे में गलत क्यों सोचा जाता है, इतना नेगेटिव इम्प्रेशन। लेकिन अंततः उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने पड़ोसी रेमंड से मिलता है। रेमंड का कुत्ता खो गया है। उसे रात को अपने कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि वो घर लौट आना चाहता है। रेमंड इस एहसास से दुखी है। रेमंड कुत्ते के खो जाने के गम में है, लेकिन मरसो को अपनी माँ के न रहने का कोई अफसोस नहीं दिखता। कामू ने बहुत बारीकी से ये बात दिखा दी है। रेमंड का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पंगा चल रहा है। एक दिन वो उसे पीट देता है। मामला पुलिस तक चला जाता है। रेमंड मरसो से कहता है कि लड़की के खिलाफ पुलिस में गवाही दो और बोलो कि वो बेवफा है, दूसरे मर्दों के साथ जाती है, इसीलिए गुस्से में रेमंड ने उस पर हाथ उठा दिया। मरसो ठीक ऐसी ही गवाही देता है। पुलिस वार्निंग देकर के रेमंड को छोड़ देती है। मरसो की गर्लफ्रेंड मैरी और रेमंड, ये तीनों समुद्र के किनारे एक केबिन में मिलते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि रेमंड ने जिस लड़की की पिटाई की थी उसका भाई अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पास ही मौजूद है। वो अरब है। वो कई दिनों से रेमंड का पीछा कर रहा था। मौका पाते ही वो रेमंड के पास आता है, रेमंड पर चाकू से हमला कर देता है और उसे घायल करके भाग जाता है। अब थोड़ी देर बाद समुद्र के किनारे मरसो अकेले घूम रहा होता है। उस समय बहुत गर्मी है। सूरज एकदम ऊपर तप रहा है, आसमान पर छाया हुआ है, आंखें चुंधियाई जा रही हैं। मरसो देखता है कि वही अरब लड़का सामने खड़ा चाकू लहरा रहा है। मरसो की जेब में बंदूक है। जैसे ही अरब लड़का उसकी ओर चाकू दिखा के ललकारता है, मरसो उसे गोली मार देता है। वो लड़का एक ही गोली में मर चुका है, लेकिन मरसो उसके करीब जाता है, फिर 4 गोली और मारता है। नॉवल का पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दूसरे पार्ट में मरसो गिरफ्तार हो चुका है, उस पर मुकदमा चल रहा है, वो जेल में है। साल भर तक वो जेल में छोटी सी खिड़की के बाहर देखता रहता है, अपने पुराने जीवन की बातों को, अपने पुराने घर को याद करता है और सुनवाई का इंतज़ार करता है। यहाँ पे कामू एक बहुत सुंदर वाक्य लिखते हैं। कुछ इस तरह की लाइन है, यादगार लाइन है। जब मैं पहली बार जेल में बंद हुआ था, तब सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि क़ैद होने के बावजूद मेरे ख़यालात एक आज़ाद आदमी के ख़यालात थे। मिसाल के तौर पे जेल खाने के अपने कमरे में लेटे लेटे अचानक मेरा मन करता था कि समंदर के किनारे तैरने निकल जाऊं, पानी में अपने पैर डुबो लूं।
ये मरसो की एक अजीब ख्वाहिश थी। धीरे धीरे उसे जेल की आदत पड़ जाती है। मरसो की माँ कहती थी, एक दिन इंसान को हर चीज़ की आदत पड़ जाती है। मज़े की बात है कि दोस्तोयेवस्की की किताबों में भी कई चरित्रों को ये महसूस होता है कि एक दिन इंसान को सबसे बुरे हालात की भी आदत पड़ जाती है। मुझे लगता है कि हालात की आदत पड़ जाना असल में इंसान को मिला एक एग्जिस्टेंशियल कर्स है, यानी एक अस्तित्ववादी अभिशाप। मरसो अदालत में अपना गुनाह कबूल कर चुका है, लेकिन उस पर मुकदमा चलाने वालों को हत्या से ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में है कि ये कितना बेरहम, कितना पत्थर दिल आदमी है जो अपनी माँ के मातम में एक बूंद आंसू तक नहीं रोया। मरसो हमेशा की तरह इन सब बातों पे खामोश रहता है, बल्कि वो तो एकदम से शांत है। अदालत में उससे पूछा जाता है कि तुमने अरब आदमी को क्यों मार दिया। वो कहता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, गर्मी लग रही थी। ये सुन के अदालत में लोग हंसने लगते हैं, लेकिन जज को उसका ये जवाब अच्छा नहीं लगता। वकील ये दलील देता है कि इसके भीतर अपने गुनाहों को लेके कोई पछतावा नहीं है। इसने एक बार भी अफसोस नहीं जताया, न ही माफ़ी मांगी है। ये अंदर से एक शातिर गुनहगार है। इसकी आत्मा मर चुकी है। इसे तो सजाए मौत देनी चाहिए। मरसो के वकील और गवाह के रूप में पेश हुए उसके कई दोस्त मरसो की अच्छाइयों के बारे में अदालत को बताते हैं, लेकिन जज साहब कन्विंस हो चुके हैं। वो मरसो को बेरहम कातिल मानते हैं और उसे सजाए मौत सुना देते हैं। चौराहे पर इसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। जेल में मरसो के पास एक पादरी आता है जो उसे ईश्वर की राह पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहता है। कहता है कि चर्च से जुड़ जाओ। मरसो जवाब देता है, मैं नास्तिक हूँ, ईश्वर की शरण में नहीं जाना चाहता। मेरे पास इतना समय नहीं है कि ईश्वर की शरण में जाऊं। मरसो के नास्तिक होने के कारण अदालत में उसे मिस्टर एंटी क्राइस्ट कहा जाता है। जब पादरी बार बार उसे आस्तिक बनाने की कोशिश करता है तो वह पादरी पर चिल्लाने लगता है। यहाँ एक छोटी सी बहस है जो हमें मरसो के विचारों के बारे में बताती है। वो कहता है कि ज़िंदगी बेमतलब है, मीनिंगलेस है, और पादरी को वहाँ से भगा देता है। पादरी के जाने के बाद उसे राहत महसूस होती है। वो सो जाता है। उठने के बाद अपनी माँ को याद करता है। उसकी माँ आखिरी दिनों में ज़िंदगी को नए तरीके से जीना चाहती थी। ओल्ड एज होम में जहाँ ज़िंदगी के दिए की लौ बुझने वाली होती है, वहाँ जाकर माँ के भीतर जिंदा रहने की एक नई तमन्ना जाग गई थी। देखिए, मरसो के जीवन के भी आखिरी दिन चल रहे हैं। उसे लगता है कि माँ कितनी सही थी। खुद मरसो के भीतर भी जिंदा रहने की तमन्ना जागती है। हालांकि उसके भीतर संसार के प्रति एक गहरा वैराग्य, यानी एक गहरा डिसइल्यूजन, वो भी जागता है, लेकिन उसकी आत्मा अंदर से बेहद साफ, शुद्ध, निर्मल महसूस करती है। उसे लगता है कल सुबह जब उसे मौत की सज़ा दी जाएगी, उसका मन एकदम हल्का हो चुका होगा। उसका मन करता है कि जिस समय उसे सज़ा दी जा रही हो, उस समय उसके आसपास बहुत सारे लोग हों और वे सब शोरगुल मचाकर, हल्ला गुल्ला करके उसे विदा करें। ये है अजनबी की पूरी कहानी। ट्रेडिशनल नॉवल की तरह इसमें बिगिनिंग, मिडिल और एंड ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। कुछ जगहों पे तो ये एक मोनोलॉग लगती है, यानी खुद से की गई बातचीत। लेकिन पतली सी इस किताब में
मीनिंग्स के कई लेयर्स हैं। जैसे उस्तादों के अशआर में तहदारी होती है, अर्थ के कई स्तर होते हैं, वैसे ही कामू के नावल अजनबी में भी वही बात है, वही तहदारी है। जैसे कि ये प्रोज में लिखी गई एक लंबी पोएम हो। और हाँ, अपने आप में एक नाइटमेयर है। किताब छोटी सी है मगर आसान नहीं है। पढ़ने को तो 4 घंटे में पढ़ ली जाएगी, लेकिन इसे समझने में लंबा समय लग जाता है। इस किताब में इतनी थीम्स हैं। तो चलिए अब हम इस किताब की खासियत पे बात करेंगे, इसकी थीम्स पे चर्चा करेंगे। कामू ने एक जगह लिखा है कि इस किताब का आइडिया उन्हें एक लाइन से मिला था, यानी पूरा आइडिया एक लाइन का था। वो लाइन थी, एक आदमी जो अपनी माँ की मौत पे नहीं रोता, मातम नहीं मनाता, समाज उसका जीना मुहाल कर देता है और उसे सजाए मौत भी दे सकता है। यही है इस किताब का सेंटर थॉट। देखिए, मातम मनाना एक ट्रेडिशनल वैल्यू है। मातम हर किसी के भीतर होता है, वो तो इंसान का स्वभाव है। आपने अपने कीमती लोगों को खो दिया, इसका दुख आपको होगा ही होगा। मातम होना और मातम मनाना दोनों में अंतर है। कोई नहीं जानता कि मरसों के भीतर माँ के मरने का दुख था या नहीं था। हम मान के चलते हैं कि वो इंसान है तो उसके भीतर दुख होगा ही होगा, लेकिन वो अपने दुख को दिखाता नहीं है। मातम के साथ टैकल करने का हर आदमी का तरीक़ा अलग होता है, लेकिन समाज ने एक पैमाना बना रखा है। मातम मनाना है यानी रोना है, आंसू बहाना है, चीख पुकार मचाना है। आपसे रोया न गया तो समाज मान लेगा कि आपको कोई दुख हुआ ही नहीं। मातम मनाना है यानी काले कपड़े पहनने हैं या फिर सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, या काली कॉफ़ी पीनी है, या 10 दिन तक ये नहीं करना वो नहीं करना। ये सब समाज के बनाए नियम हैं। अगर आप समाज के बनाए नियमों के हिसाब से मातम नहीं मनाते तो समाज आपके मातम को मानेगा ही नहीं, आप भले लाख मातम मनाते रह जाओ। यही इस किताब की मेजर थीम है, इंडिफरेंस एंड डिटैचमेंट, यानी उदासीनता और वैराग्य का भाव। मरसों की माँ मर जाती है, वो कोई मातम नहीं दिखाता। आपके भीतर मातम है या नहीं है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मौके पर मातम दिखाते हैं या नहीं दिखाते। इसी से आपको जज किया जाएगा। अदालत का जज भी आपको इसी से जज करेगा। मरसों की गर्लफ्रेंड उससे बहुत प्यार करती है, पूछती है तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते। वो हाँ या ना में जवाब नहीं देता, बल्कि कहता है इसका कोई मतलब नहीं होता, इससे क्या फ़र्क पड़ना है, मैं तो प्यार के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। ये कहने के बावजूद मरसो उस लड़की से शादी करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो शादी करे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शादी ना करे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्यों न शादी कर ली जाए, इससे लड़की खुश हो जाएगी। पर खुद उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है इंडिफरेंस, उदासीनता, परवाह न करना, रिलेशनशिप को लेकर इंडिफरेंट होना, इमोशंस को लेकर इंडिफरेंट होना। आप प्यार करें या ना करें, इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप प्यार दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, इससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। आप किसी से बिल्कुल प्यार मत कीजिए, लेकिन हर घड़ी प्यार का इजहार कीजिए, तो वो मान लेगा कि आप उससे प्यार करते हैं। और इसका उल्टा करके देखिए, आप किसी से बहुत प्यार कीजिए, लेकिन कभी प्यार का इजहार मत कीजिए, बेचारा मान ही नहीं पाएगा कि आप उससे प्यार करते हैं।
तो ये दुनिया दोस्तों इजहार की मोहताज है, ये भावनाओं के प्रदर्शन पे चलती है। इस दुनिया को दिखावा पसंद है। असल में हो या ना हो, दिखावा ज़रूर होना चाहिए। अल्बेयर कामू की किताब इस बात को बहुत सटीक ढंग से छूती है। उदासीनता और बेपरवाही की एक मिसाल और है कि मरसो बिना सोचे समझे एक आदमी का खून कर देता है। यह उसके लिए उतना ही आसान है जितना पार्क में चलना या फिर पूल में जाके तैरना। देखिए, वो माफिया नहीं है, वो पेशेवर कातिल नहीं है, पर गोली चला देता है एकदम बिंदास। बाद में पास जाके और गोलियां चलाता है। क्यों? क्योंकि उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। लाइफ इज मीनिंगलेस। जब मरसों को सजाए मौत दी जाती है तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, उसको अपनी जिंदगी जाने का कोई अफसोस नहीं है, तो दूसरे की जिंदगी जाने का अफसोस क्या होगा? क्या पूछते हैं हम उससे? मैं जान रहा हूं आपके मन में ख्याल आ रहे होंगे, बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे। मरसों ने मातम नहीं मनाया, चलो ओके। मरसों ने प्यार का इजहार नहीं किया, चलो ओके। पर मरसों ने बिना मतलब किसी की जान ले ली, नॉट ओके। ये आदमी हीरो कैसे हो सकता है? यह आदमी किसी नॉवल का, किसी फिल्म का हीरो कैसे हो सकता है? इस आदमी के साथ मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ? इस आदमी के साथ मैं कैसे हमदर्दी जता सकता हूँ? मुझे तो आदत है हीरो के साथ सिंपैथी करने की। मैं नॉवल पढ़ता हूँ, मैं फिल्म देखता हूँ, उस समय मैं खुद को हीरो के साथ खड़ा पाता हूँ। मैं मरसो जैसे हीरो के साथ कैसे खड़ा हो सकता हूँ? वैलिड सवाल है। ये मॉडर्न लिटरेचर का बहुत बड़ा सवाल है। आपका कैरेक्टर किताब का हीरो है या एंटी हीरो है? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जो ट्रेडिशनल लिटरेचर होता है उसका कैरेक्टर उस किताब का हीरो होता है। उसमें अच्छाइयाँ होती हैं, वो संघर्ष करता है, वो गरीबी से लड़ता है, वगैरह वगैरह। उसमें आइडियलिज्म होता है, मोरालिटी होती है, ब्रेवरी होती है, वगैरह वगैरह। मरसों को कुछ लोग एंटी हीरो की तरह देखते हैं और एंटी हीरो के साथ हमदर्दी नहीं की जाती, उसके साथ खड़ा नहीं हुआ जाता। लेकिन एंटी हीरो आपके सामने कुछ सवाल ज़रूर खड़े कर देता है। वे सवाल आपको बेचैन करते हैं। मरसो एंटी हीरो है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर ये 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, उसके भीतर पारंपरिक नैतिकता यानी कन्वेंशनल मोरालिटी नहीं है। मातम नहीं मनाएगा, प्यार नहीं जताएगा, समाज की बातों को नहीं मानेगा। ये सब तो मैंने पीछे एक्सप्लेन कर ही दिया है। नंबर 2, उसके भीतर भावनात्मक वैराग्य है यानी इमोशनल डिटैचमेंट है। ट्रेडिशनल हीरो के भीतर इंसाफ पाने का जज्बा होता है, कुछ कर गुजरने का पैशन होता है, कुछ आदर्श यानी आइडियल्स होते हैं, वो दुनिया को बदलना चाहता है। मरसों में ये सब नहीं है। वो इमोशनली डिटैच्ड है, उसको दुनिया नहीं बदलनी है, उसको कोई अच्छाई नहीं लानी, उसको अपनी ज़िंदगी भी नहीं बदलनी है। उसको नहीं पता कि उसको आखिर करना क्या है, बस ऐसे ही रहना है। तो ये एंटी हीरो है। नंबर 3, उसकी ज़िंदगी का कोई बड़ा मकसद नहीं है। ट्रेडिशनल हीरो की ज़िंदगी का एक मकसद होता है, वो किसी को बचाना चाहता है, कुछ नहीं तो पूरी दुनिया को बचाना चाहता है। वो इंसाफ लाना चाहता है, बदलाव लाना चाहता है, इनकलाब लाना चाहता है, वगैरह वगैरह। मरसों को ये सब नहीं करना। वो पैदा हुआ, उसने इस धरती पे अपने दिन गुजारे, उसके सामने जैसे हालात आए उन पे उसने रिएक्ट कर दिया, बिना सोचे समझे रिएक्ट कर दिया। उसके रिएक्शन का क्या नतीजा होगा
इसकी भी चिंता उसने नहीं की और एक दिन वो मर गया। उसके जीवन का क्या कोई मतलब है? आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसे जीवन का कोई मतलब है भला? अगर आप ये सोच रहे हैं तो मरसो कामयाब है, क्योंकि मरसो आपको यही सोचवाना चाहता था कि उसके जीवन का कोई मतलब है क्या? क्या जीवन का सच में कोई मतलब होता है? ये तीन चीजें मरसो को एंटी हीरो बनाती हैं और एंटी हीरो अपनी निगेटिविटी से आपको कुछ सोचने पर मजबूर करता है। ये मॉडर्न लिटरेचर का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। एक लेखक आखिर एंटी हीरो क्यों बनाता है? भाई, कामू ने अजनबी में बनाया, काफका ने बनाया है, दोस्तोवस्की ने क्राइम एंड पनिशमेंट में रस्कोलनिकोव को बनाया है, व्लादिमीर नबोकव ने लोलिता में हम्बर्ट को बनाया है, फाइट क्लब में टाइलर डर्डेन है। ऐसे तमाम कैरेक्टर्स हैं, मैं कई नाम गिना सकता हूं जो लिटरेचर में एंटी हीरो की मिसाल हैं। सवाल ये है कि एक लेखक को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है कि वो एंटी हीरो बनाए? एक ऐसा कैरेक्टर जिससे आप प्यार तो नहीं कर सकते, हाँ, नफरत ज़रूर कर सकते हैं, उससे चिढ़ भी सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आपके सामने पचासों सवाल खड़े कर देता है। तो एंटी हीरो क्यों बनाता है एक लेखक? इसका जवाब ये हो सकता है कि जब एक राइटर को लगता है कि वह ह्यूमन नेचर और ह्यूमन सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स, रियलिस्टिक और अनकंफर्टेबल एस्पेक्ट्स को अपनी किताब के भीतर छूना चाहता है, उन्हें एनालाइज करना चाहता है, तो उसके लिए उसे एक डार्क कैरेक्टर चाहिए होता है। इंसान के मन की तलाशी लेना यानी कोयले की कोठरी की तलाशी लेना, और उजले कपड़े पहन के आप कोयले की कोठरी की तलाशी नहीं ले सकते। इसीलिए कुछ राइटर्स एंटी हीरो क्रिएट करते हैं ताकि वे अंधेरे की एक सियाह पड़ताल कर सकें। कुछ लोग एंटी हीरो शब्द से परहेज करते हैं। वे कहते हैं कि मरसो एग्जिस्टेंशियल हीरो है। ये ना एक ज़्यादा एकेडमिक किस्म का टर्म है, एग्जिस्टेंशियल हीरो। मरसो सोसाइटी के वैल्यूज़ को चैलेंज करता है, वो समाज की धारा के उल्टे चलता है, समाज उससे जो उम्मीद करे वो उसका उल्टा करता है, और जिस समाज में सारे लोग ज़िंदगी का मकसद, ज़िंदगी की मीनिंग खोजने पर आमादा हों, उस समाज में मरसो बताता है कि ज़िंदगी की कोई मीनिंग ही नहीं होती। न तुम्हारी ज़िंदगी की कोई मीनिंग है, न मेरी ज़िंदगी की कोई मीनिंग। तो ऐसा आदमी तो हीरो हुआ ना, क्योंकि वो चैलेंज कर रहा है। एग्जिस्टेंशियल हीरो जो सोसाइटी को चैलेंज करता है, सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज करता है। इसीलिए कुछ लोग इसे एग्जिस्टेंशियल हीरो कहते हैं। देखिए, मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए, एंटी हीरो और एग्जिस्टेंशियल हीरो। टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, लेकिन बात कमोबेश एक ही है। आप खुद सोचिएगा इस पर और कमेंट्स में बताइएगा मुझे। जब जब अल्बेयर कामू के नावल की बात होगी, एब्सर्डिटी के कॉन्सेप्ट की भी बात ज़रूर की जाएगी। एब्सर्ड मतलब जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, ऊटपटांग बात, बेतुकी बात, बेमानी यानी निरर्थक बात। निरर्थक में भी एक अर्थ ज़रूर होता है, और वो अर्थ ये है कि कोई अर्थ नहीं होता। एब्सर्डिटी को समझना है तो 4 काम कीजिए। नंबर 1, मैंने अल्बेयर कामू पर एक लेक्चर दिया था, उसे सुनिए। नंबर 2, मैंने एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी पर इंट्रोडक्शन दिया था, उसे भी सुनिए। नंबर 3, अल्बेयर कामू की किताब द मिथ ऑफ सिसिफस पर मैंने एक लेक्चर और दिया था, उसे भी सुनिए। और नंबर 4, इस समय मैं जो बोल रहा हूँ सबसे पहले वो सुनिए और ध्यान से सुनिए। कामू की एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है एब्सर्डिटी, यानी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, ज़िंदगी की कोई मीनिंग नहीं होती।
हम पैदा होते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं। यूनिवर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जी रहे हैं या मर गए हैं। लेकिन इंसान की आदत होती है हर बात का मतलब तलाशना। वो जिंदगी का भी मतलब तलाशने लगता है। द मीनिंग ऑफ लाइफ, द पर्पस ऑफ लाइफ। वो पूछता है, मैं कौन हूं, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। देखिए, इसका जवाब सबका अलग अलग होता है। कोई एक जवाब नहीं होता जो कि सब पे फिट हो जाए। आपका रिलीजन क्या है, आपकी बिलीफ क्या है, आपकी रेस क्या है, आपका नेशनल क्या है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, इन पैमानों के हिसाब से आप इन बेसिक सवालों के जवाब खोजते हैं। और इसी कारण इन बेसिक सवालों के जवाब सबके अलग होते हैं और कोई भी जवाब पक्का नहीं होता, क्योंकि समय के साथ ये सारे जवाब बदल सकते हैं। पहली बात ये कि ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता। और दूसरी बात ये कि इंसान की आदत होती है कि वो ज़िंदगी का मतलब खोजे, ज़िंदगी का मकसद खोजे। इन दोनों बातों के बीच, इन दोनों सिचुएशंस के बीच संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। उस कॉन्फ्लिक्ट का नाम है एब्सर्डिटी, यानी मतलब खोजने की आपकी ख्वाहिश और मीनिंगलेस यूनिवर्स के बीच होने वाला टकराव। आप कितनी भी मेहनत करें अपनी लाइफ का मीनिंग खोजने के लिए, संसार को, यूनिवर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी कारण एब्सर्डिटी पैदा होती है, यानी वो सिचुएशन जिसका कोई सिर पैर ना हो, जिसका कोई जवाब ना हो, जिसका कोई मीनिंग ना हो। सिर्फ एक लाइन में समझना हो एब्सर्डिटी को, तो इस लाइन को याद रखिए, इस बात को याद रखिएगा। लाइफ की मीनिंग खोजने की आपकी ख्वाहिश आपकी निजी ख्वाहिश बन के रह जाती है। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन यूनिवर्स के लिए वो पॉइंटलेस है। इस वृहत संसार को, द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स को, आपकी ख्वाहिश पॉइंटलेस लगती है। जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है लेकिन संसार के लिए पॉइंटलेस है, ये है एब्सर्डिटी। कामों का नॉवल द आउटसाइडर या अजनबी इसी एब्सर्डिटी की मिसाल है। मर्सो को पता है कि उसकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुखी नहीं है। जो जैसे है वो उसमें खुश है। जैसे अल्बेर कामू की एक और किताब है द मिथ ऑफ सिसिफस। उसमें सिसिफस है जो अपनी नाकामियों के बावजूद शिकायत नहीं करता, खुश रहता है। उसी तरह मर्सो भी सजाए मौत मिलने के बाद भी पछतावा नहीं करता, बल्कि खुश रहता है और चाहता है कि उसकी मौत का जश्न मनाया जाए, लोग खूब शोरगुल के साथ उसे विदाई दें। एब्सर्डिटी कहती है कि लाइफ की मीनिंग नहीं होती, लेकिन आप कोई न कोई पर्सनल मीनिंग खोज के खुश हो सकते हैं। आपकी उस पर्सनल मीनिंग को कोई मान्यता नहीं देगा, लेकिन आपकी पर्सनल खुशी उसके लिए बेहद ज़रूरी है। वो उम्मीद है कि एब्सर्डिटी का कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया होगा। मैं बहुत जल्द एक लेक्चर लाने वाला हूँ, एब्सर्डिटी एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। इन दोनों में क्या रिश्ता है, ये दोनों एक दूसरे से कितना अलग हैं, कितना एक जैसे हैं, इन सब बातों को मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में काफ़ी पहले से इस लेक्चर की डिमांड कई लोगों ने की है। अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अल्बेर कामू के नॉवल द आउटसाइडर की एक और मेजर थीम है द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, यानी सबका मरना तय है। इस किताब की पहली लाइन में ही मौत का जिक्र है। पहली लाइन कहती है, आज मम्मा नहीं रहीं। इस किताब की आखिरी लाइन में भी मौत का जिक्र है। ऐसे
कि जिस समय मुझे मारा जाए मेरे आसपास लोगों की भीड़ हो। पहली लाइन में भी मौत, आखिरी लाइन में भी मौत। तो दरअसल ये किताब दो मौतों के बीच की किताब है। एब्सर्डिज्म में कुछ भी तय नहीं होता, लाइफ का मीनिंग, लाइफ का पर्पस कुछ भी तय नहीं होता, लेकिन एक चीज़ तय होती है कि मौत आएगी। और ये फिलॉसफी कहती है कि चूंकि सबको मौत आनी है, इसीलिए सभी की ज़िंदगी बेमानी है। कोई ये ना सोचे कि मेरी ज़िंदगी की बड़ी मीनिंग है, वो आपकी पर्सनल मीनिंग होगी। डेथ को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता, वो अपनी मर्जी से आएगी। मरसो सोचता है कि चूंकि हर किसी को मौत आनी है, इसलिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि वो कब आएगी, कैसे आएगी। उसकी माँ बूढ़ी होके मरी, सड़क पे वो आदमी मरसो की गोली का शिकार होके मरा, खुद मरसो सजाए मौत से मरेगा। यानी मौत आएगी, अलग अलग तरीके से आएगी, सबको आएगी। मरसो ने अरब आदमी की जान ले ली, बिना सोचे समझे जान ले ली। इस गुनाह के कारण अदालत ने मरसो की जान लेने का फैसला किया और बहुत सोच समझ के ये फैसला किया। देखिए, बिना सोचे समझे जो काम किया गया उसका नतीजा भी वही है, और महीनों तक मुकदमा चला के सोचने विचारने के बाद जो काम किया गया उसका नतीजा भी वही है, यानी मौत। अब आप खुद बताइए, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जिसे हम जिंदगी कहते हैं, वो मीनिंगलेस है या नहीं है? सोचेंगे तो भी मौत है, ना सोचेंगे तो भी मौत है। इस किताब में यही कामू का जीनियस है। कितनी खूबसूरती से वो दोनों सिचुएशन को एक साथ रखते हैं, जक्स्टापोजिशन करते हैं और इस पूरी बात को दिखा देते हैं। एक और बात है, जैसे जैसे आप मौत के बारे में सोचेंगे उससे डरना बंद कर देंगे, उसको फेस करने की हिम्मत आपके भीतर आएगी। ज़िंदगी की असलियत आपको समझ में आ जाएगी कि ये बेमानी है, जैसे मरसो को किताब के अंत में समझ में आ गया, और वो मौत को फेस करने आराम से, वो पूरी शांति के साथ, पूरी राहत के साथ अपनी मौत को कबूल करता है। किताब के अंत में वो जेंटल इंडिफरेंस ऑफ द वर्ल्ड को एक्सेप्ट करता है, यानी संसार की कोमल उदासीनता को स्वीकार कर लेता है। अल्बेर कामू के नॉवल द आउटसाइडर की एक और थीम है एलियनेशन, यानी पराया होने के एहसास से भरते चले जाना। आप जिस जगह हैं उस जगह को आप बिलोंग नहीं करते, इस भाव से भर जाना। ये थीम है जो इस किताब के टाइटल को एकदम मानी खेज बना देती है, सार्थक बना देती है। एलियनेशन यानी पराया होने का एहसास, आउटसाइडर यानी बाहर वाला, स्ट्रेंजर यानी अजनबी। ये सारे शब्द आपको एक ही तरफ ले जाते हैं, और वो है मरसो की पर्सनैलिटी। मरसो अपनी माँ के लिए अजनबी है, बेटा है लेकिन अजनबी है। मरसो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अजनबी है, प्रेमी है लेकिन अजनबी है। जिस समाज में वो रहता है उसके नियम कायदों को नहीं मानता, वो समाज के लिए भी अजनबी है। जिस धर्म में उसका जन्म हुआ है वो उस धर्म को भी नहीं मानता, यानी वो अपने रिलीजन के लिए भी अजनबी है, पराया है। वो दूसरों से कटा हुआ है, दूसरों से क्या बोला जाए, वो तो अपने आप से भी कटा हुआ है। खुद उसे ये नहीं पता कि उसके भीतर कौन से भाव उठ रहे हैं। वो कोई काम करता है तो आखिर वो किस कारण वो काम करता है। जब उसकी मौत का ऐलान हो जाता है वो तब भी अपने ख्यालों में खोया हुआ है। मरसों का परायापन, मरसों की अजनबियत उसके बहुत भीतर अंदर तक बैठी हुई है। इतना गहरा एलियनेशन है ये। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद आधा यूरोप
इस अजनबियत को महसूस कर रहा था। वहाँ इस कदर तबाही मची हुई थी। मैंने भारत में कई लोगों को कहते सुना है कि काफ्का, कामू, ये लोग यूरोपियन बीमार मानसिकता, बीमार जहनियत के लेखक थे। मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, उनकी मानसिकता बहुत अंधेरी है, एलियनेशन से भरी हुई है। लेकिन आप खुद सोचिए, जब इतनी लंबी जंग होगी, जब इतना लंबा युद्ध होगा, इतनी तबाही मचेगी, तो मेंटलिटी पर उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। किसी भी पढ़े लिखे और सभ्य समाज में युद्ध का आफ्टर इफेक्ट सिर्फ इकोनॉमी पर नहीं पड़ता, बल्कि उससे बड़ा आफ्टर इफेक्ट उस सभ्य समाज की मानसिकता पर पड़ता है, मेंटालिटी पर पड़ता है। मैंने कहा पढ़े लिखे और सभ्य समाज में, क्योंकि बर्बर समाज को तो युद्ध की आदत होती है, लेकिन सभ्य समाज युद्ध से आक्रांत हो जाता है। वो युद्ध के बारे में सोचता है और फिर डिप्रेस होता है। वो अपने समय से, अपने समाज से कटने लगता है, एलियनेटेड फील करने लगता है, उसका भरोसा टूटने लगता है, उसके कल्चर पर अटैक होता है, उसकी पर्सनल मीनिंग्स, पर्सनल डेफिनेशंस डिस्ट्रॉय होते हैं, उसके सामने आइडेंटिटी का क्राइसिस आने लगता है। इसके कारण सोशल फ्रेगमेंटेशन होता है, पीटीएसडी होती है। पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आइसोलेशन होता है, रिलेशनशिप पे असर पड़ता है, और इन सब के कारण पैदा होता है एलियनेशन, अजनबियत का एहसास। अपने ही घर में, अपने ही मोहल्ले में, अपने ही शहर में, अपनी ही भाषा में, अपने ही देश में आप अजनबी जैसा महसूस करने लगते हैं। इस एलियनेशन को, इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को यूरोप ने बहुत गहराई से भुगता है। इसलिए वहाँ पे एग्जिस्टेंशियल राइटर्स हुए हैं, और इसीलिए वहाँ के लोगों ने एग्जिस्टेंशियल राइटिंग के महत्व को पहचाना भी है। हमारे यहाँ भारत में हिंदी, मराठी, बंगाली, उर्दू भाषाओं में उस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को कभी ढंग से महसूस ही नहीं किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ कई लोग एग्जिस्टेंशियल राइटिंग की वैल्यू को ठीक से समझ नहीं पाते। शायद यही कारण रहा होगा। उनके लिए ये कोई राइटिंग ही नहीं होती, क्योंकि उनके लिए एलियनेशन कोई मुद्दा ही नहीं होता। जिनके लिए ये एक मुद्दा है, जो अपने घर में भी रह के पराया महसूस करते हैं, वो इस राइटिंग की वैल्यू को समझ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। इसके अलावा भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अल्बेयर कामू की द आउटसाइडर या फिर द स्ट्रेंजर या अजनबी नाम के इस नावल में आते हैं। जैसे सोशल कन्वेंशंस का मीनिंगलेस होना, यानी सामाजिक मूल्यों का निरर्थक हो जाना। मैंने पहले पॉइंट में ये बात समझा दी थी, इसलिए रिपीट नहीं करूँगा। एक और थीम है समाज और व्यक्ति के बीच का संघर्ष। पूरी किताब में समाज मरसों से कुछ और करवाना चाहता है, जबकि मरसो कुछ और करता है। समाज कहता है पश्चिम चलो, मरसो पूरब चलने लगता है। इससे टकराव होता है। अदालत किस बात का सिंबल है? अदालत सोसाइटी का सिंबल है। वह अपने कानून, अपने वैल्यूज़ एक इंडिविजुअल के ऊपर इम्पोज करना चाहता है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ये एक मेजर थीम है। इसे भी मैंने पिछले पॉइंट्स में थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए इसकी डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। द आउटसाइडर नॉवल एब्सर्डिटी की किताब है। ये पूरी तरह एग्जिस्टेंशियलिज्म की किताब नहीं है, लेकिन एब्सर्डिटी की किताब है। मैंने कहा कि एब्सर्डिटी और एग्जिस्टेंशियलिज्म पर एक अलग लेक्चर आएगा, लेकिन उसके साथ ही यह भी याद रखिएगा कि ये किताब एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म की भी किताब है। यानी इसमें हर वैल्यू का, हर सिस्टम का, हर बात का एक नकार छिपा हुआ है। द आउटसाइडर वर्ल्ड लिटरेचर में इस किताब को इतनी अहमियत क्यों हासिल है? क्योंकि कामू इसमें मरसों के ज़रिए
मीनिंग पे सवाल उठाते हैं, मोरालिटी पे सवाल उठाते हैं और आइडेंटिटी के सवाल को छूते हैं। मरसों के माध्यम से वो अपने पाठक से पूछते हैं कि क्या जीवन का कोई अर्थ है, क्या ज़िंदगी का कोई मतलब है, क्या उन वैल्यूज़ का कोई मतलब है जिससे इस समाज को गवर्न किया जाता है। ये प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल थीम है जो इस नावल को महान बनाती है। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िएगा, ऑनलाइन अवेलेबल है। मुझे पता है लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है। अगर आप अब तक इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो आप सच में फिलॉसफी से प्यार करते हैं, आप सच में कामू को, एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी को जानना चाहते हैं। मेरी तरह आप भी सच में अल्बेर कामू से प्यार करते हैं। अगर आप अब तक इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने अंत तक सुना है। कामू, काफ्का, सार्त्र, नीत्शे, दोस्तोयेव्स्की, इन पे मेरे नए लेक्चर्स आते रहेंगे। आप मुझसे जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं। नमस्ते।